सभी प्यारे बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, जो साहित्य हिंदी वाले छात्र हैं क्लास 12th के, उनका कल हिंदी का पेपर हो गया है, जो कि बहुत ही शानदार पेपर आया है, बहुत सरल पेपर आया है। और मैंने एक दिन पहले जो आपको नोट्स भेजा था पूरा वही आया है, अभी आपको मिला के भी बताएंगे उससे। तो सबसे पहले पूरे पेपर का आंसर देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दिए थे, 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय था टोटल पेपर का। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय की ओर आते हैं, जो कि 1 नंबर में आए थे आपके। पहला बहुविकल्पीय है, आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। मैंने 50 बार बताया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उसके बाद प्यारे बेटा आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कृति है। तो नंबर 3 इसका ऑप्शन सही था, निराला की साहित्य साधना। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बेटा। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है। रूपी सुंदर रेड्डी आपकी भाषा और आधुनिकता के निबंध के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका कि जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। तो ये सभी उनके उपन्यास थे, प्रस्तुत प्रश्न उनका उपन्यास नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बेटा, इसका आपका प्रस्तुत प्रश्न रचना बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि वो इनका उपन्यास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम और हमारा आदर्श निबंध के लेखक ने विकसित देशों की समृद्धि के प्रकरण में किस राष्ट्र को समूह किया था। इस पाठ में बेटा हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि APJ अब्दुल कलाम ने G8 जो देश है उनके बारे में बताया था कि वो विकसित किस लिए है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। ये अंदर डीपली क्वेश्चन आया था आपका, पहली बार अच्छा लगा इसको देखकर। और ये किसने कहा था बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था ये वाली बात कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। अच्छा, 11 में एक पार्ट था भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उसमें भी इनने बहुत कुछ लिखा है। आप वैसे भी समझ सकते थे इनके बारे में कि यही कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन था गद्य का, किस काव्य आंदोलन को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता। तो बिल्कुल छायावादी इसका करेक्ट आंसर था। देखो बेटा, ये एक विशेषता आ गई युगों की। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्यारे बेटा आया है अगला क्वेश्चन कि तार सप्तक के कवि नहीं है। मैंने तार सप्तक के कवि आपको बताए थे कि रामविलास शर्मा भी हैं, गिरजा कुमार माथुर भी है, नेमीचंद जैन भी हैं। अगर नहीं है तो शमशेर बहादुर सिंह को अपन को गोली मारना है, ये नहीं है। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो बेटा 4 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है। तो प्यारे बेटा नंबर 2 आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध की पत्रिका है। अब गद्यांश की ओर बढ़ते प्यारे बेटा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो गद्यांश आया है, ये 2 गद्यांशों में से एक करने थे। तो ये आया है, पाश्चात्य जगत की भौतिक उन्नति। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति पीछे छूट गई। ये आपका अशोक के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी नामक इसके लेखक हैं। तो वहीं से आया है, आपने पढ़ लिया होगा पूरा। सीधा क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो इसका क्वेश्चन है बेटा आपका कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम अशोक के फूल है और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की क्या चीज शब्द मात्र रह गई। तो प्यारे बेटा आप इसी में एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। देखो ये लिखा है उन्होंने कि इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। क्या रह गई शब्द मात्र, आध्यात्मिकता। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था बेटा, पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र में उन्नति की। पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र में उन्नति की। तो देखो सबसे पहले लिखा था इसका आंसर कि पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की है। कौन सी उन्नति की, भौतिक क्षेत्र में उन्नति की। अगला क्वेश्चन आया है प्यारे बेटा, असक्त और संवर्धन का अर्थ बताइए। तो असक्त माने होता है उदासीन और संवर्धन माने होता है वृद्धि करना। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसकी ओर बढ़ते हैं प्यारे बेटा। देखो ये आया था रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए, नान्यात्मा बलहीनो लभ्या असक्त अनुभूति नहीं कर सकता, बिना अबुधय की निश्चय सिद्धि नहीं होती। प्यारे बेटा इसमें लिखा है असक्त आत्मा अनुभूति नहीं कर सकता। हमने असक्त माने आपको उदासीन बताया था, जो उदासीन व्यक्ति है वो आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। बिना उदय के आपकी किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो एक तो आपका ये आ गया था और दूसरा बेटा अथवा में आया था। तो एक और की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद प्यारे बेटा ये आ गया था आपका
निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। ये इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका बेटा पहला क्वेश्चन था आपका कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए। तो ये निंदा रस पाठ से लिया गया था, इसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। अगला इसका क्वेश्चन था कि मनुष्य दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। तो इसका सही आंसर क्या था बताइए। तो इसका आंसर बेटा इसी में लिखा है कि वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है, यानी अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है। अगला क्वेश्चन था बेटा कि देवताओं की, नेक्स्ट क्वेश्चन था देवताओं को कर्मी मनुष्यों से क्यों ईर्ष्या होती है। उस क्वेश्चन का आंसर देखो, आपके इसी गद्यांश से आपको लिखना था कि स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न मिल जाता। तो इसका सही आंसर क्या था, कर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठा होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। नेक्स्ट है बेटा उद्गम और निठल्ला शब्द के अर्थ बताइए। तो उद्गम मीन्स क्या होता है, प्रारंभ, और निठल्ला मीन्स बिना काम के, जैसे काम नहीं रहता उसे निठल्ला बोलते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बेटा रेखांकित अंश की ये व्याख्या है आपकी, ये देखो ये आपकी रेखांकित अंश है, इसकी ओर बढ़ती है। ये है आपका रेखांकित अंश। तो प्यारे बेटा ये था ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, मतलब हम जो भी अपने सद्गुणों का कर्म को नहीं करते ना, कर्म को हम करना छोड़ देते हैं, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी तब तब हम दूसरों की बुराई करने लगते हैं। अगर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो क्यों दूसरों की बुराई करेंगे। और जैसे ही हम दूसरों अपना कर्म क्षीण होता ना, अपना कर्म करना बंद कर दे, दूसरों की निंदा कर देते हैं। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। याद रखना, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका कठिन कार्य ही ईर्ष्या द्वेष से जो निंदा होती है उसको खत्म करेगा। नेक्स्ट पद्यांश की ओर बढ़। तो बेटा ये आपका पद्यांश आया है, बहुत ही शानदार पद्यांश आया है आपका, इसे पढ़ाया करता था मैं। निरख सखी खंजन आए, उर्मिला कहती है हे लक्ष्मण, अपनी सखी से कहती है कि देखो सखी, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। क्यों आ गए हैं खंजन पक्षी, फेरे उन मेरे रंजन ने नहन निधर भर माए, जरूर उनने इस तरफ अपने नयन किए होंगे। तो सीधे समय ना गवा के इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न उत्तर पहला क्वेश्चन है आपका कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम है क्या है। तो प्यारे बेटा ये जो है आपका पाठ का नाम है इसका गीत, और रचयिता का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, गीत के बगल में आप साकेत भी लिख दिया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो प्यारे बेटा इसमें शरद ऋतु का वर्णन किया गया है आपका, उसी पद्यांश में देखा था। खंजन सखी को खंजन पक्षी कौन दिख रहा है बताइए। हैं सखी को खंजन पक्षी जो दिख रहे वो अपने प्रियतम के रूप में, उर्मिला जो है ना, देखो सखी, एक सेकंड रुकना, सखी को खंजन पक्षी कौन दिखा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये आया कि सखी को खंजन पक्षी कौन दिखा है, तो उर्मिला जी दिखा रही थी कि देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं। रंजन और आतप का अर्थ बताइए। तो रंजन मीन्स क्या होता है, प्रियतम, मेरे रंजन, और आतप माने गर्मी। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। तो शरद ऋतु का वो स्वागत करती हैं कि आपका स्वागत है, मेरे बड़े भाग्य जो मैंने आपके दर्शन पाए। नभ ने मोती बारे लो अश्रु अर्ध भर लाए, आसमान ने औषरूपी मोती बारे आपके स्वागत में, हम भी अपनी आंखों में अश्रु भर के आपके स्वागत में आ गए हैं। तो या तो आप ये कर देते, या बेटा ये नेक्स्ट जो आपका आया था उसके बाद प्यारे बेटा ये आया छाया मानव जन की दिशाहीन सबूर पड़ी सूरज। देखो ये हिरोशिमा वाली पाठ में से आ गया था। इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि पद्यांश के पाठ का नाम क्या है, हिरोशिमा, और कवि का नाम क्या है, अग्गे। मानव जन की छायाएं दिशाहीन सबूर क्यों पड़ी बताओ। इसलिए दिशाहीन हो गई थी कि वहाँ बेटा बम फूटा था, विस्फोट हुआ था, तो उसकी वजह से वो कल्पना की है उसने कि गड्ढे हो गए थे जमीन में बहुत बड़ी बड़ी, और वहाँ पे तो प्यारे बेटा आपने देखा होगा कि जब सूरज निकलता है तो छाया एक तरफ पड़ती है, लेकिन जब वहाँ सूरज निकला था मनुष्य के द्वारा बनाया गया तो वो एक तरफ नहीं, उसकी सारी वो दिशाएं फैल गई थी, इसलिए वहाँ छायाएं दिशाहीन हो गई थी। मतलब एक ही दिशा में नहीं थी छाया। 10 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्यारे बेटा क्वेश्चन आया है
कि 10 दिशाएं कौन सी हैं। अच्छा क्वेश्चन आया है, होशियार बच्चे इन्होंने जरूर किया होगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 तो आपका पता है। उसके बाद बेटा जो उत्तर, पूर्व, उत्तर, पश्चिम ये वाली हैं, ये 10 दिशाओं में गिनी जाती, लेकिन उनके नाम ऐसे हैं कि ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, आकाश और पाताल। इस प्रकार आपकी 10 दिशाएं थी। अगला क्वेश्चन था, किस नगर के बीचों बीच में किस प्रकार का सूरज उगा था, बताइए। हिरोशिमा नगर के बीचों बीच में मानव के द्वारा बनाया गया सूरज उगा था। अगला कह रहे बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो उसी की ओर बढ़ते हैं। कहाँ है रेखांकित, ये है रेखांकित अंश। काल सूर्य के रथ के पहिए ज्यों टूट अरे बिखर गए दसों दिशाओं में। ऐसा लगता था जैसे काल रूपी सूर्य जो सबकी मौत लेकर आया है, उसके पहिए टूट कर दसों दिशाओं में बिखर गए हों। ऐसा करके आपको इसकी व्याख्या लिखनी थी बेटा। उसके बाद देखो ये आपके जीवन परिचय आए थे, कितनी अच्छी बात है, बहुत शानदार है। जीवन परिचय ये आए थे बेटा कि निम्नलिखित में से एक लेखक का जीवन परिचय देना था और उनकी कृतियां उल्लेख करनी थी। बहुत अच्छा शायद परिचय नहीं आया, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का भी आ गया, हजारी प्रसाद का भी आ गया, APJ अब्दुल कलाम, इनमें से कोई भी कर देते आप। अगले पद में भी उनने जीवन परिचय पूछे, बहुत अच्छा पेपर आया बेटा। तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र बोला था, निराला है, जगन्नाथ दास, कुछ भी कर देते, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कर सकते थे आप। उसके बाद एक कहानी आई थी बेटा, तो इसमें आपको लाठी या खून का रिश्ता इनमें से एक करनी थी, या फिर पंचलाइट या ध्रुव तारा का उद्देश्य लिखना था। तो उद्देश्य तो मैंने मना किया था, लाठी अथवा खून का रिश्ता कहानी के बाद का आपको चित्रण करना था। अगली ओर बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा आपका खंडकाव्य आया था, तो मैंने कहा था जो ललितपुर जिले के हैं उनके लिए मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य है। और देखिए आप सामने सोने पे सुहागा हो गया है कि मुक्ति यज्ञ खंड तो आपके नायक का चित्रण आ गया है, या फिर घटना है, कथा वस्तु एक ही बात है। तो दोनों क्वेश्चन आ गए, तो आप एक कोई भी कर देते बेटा। उसके बाद प्यारे बेटा एक गद्यांश आए थे संस्कृत के, इनमें से एक करना था आपका। देखो याज्ञवल्क्य आत्मग एक सर्वज्ञ नामक लेसन से आ गया था। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के याज्ञवल्क्य नामक पाठ से उद्धृत है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ना ही मैत्रेय पति की कामना के लिए प्रिय होता, पति अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता, ना ही हरि मैत्रेय पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती, पत्नी अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता, ना ही पुत्र एवं धन की कामना के लिए प्रिय होते, बल्कि पुत्र एवं धन अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते, ना ही हरि सबकी कामना के लिए प्रिय होता, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता। इसलिए हे मैत्रेय, आत्मा दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य, ध्यान करने योग्य, आत्मदर्शन से ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है। प्यारे बेटा ये क्वेश्चन थोड़े से धुंधले हो गए, बाकी धुंधले नहीं है। उसके बाद आप ये वाला भी कर सकते थे, आपका महापुरुष लौकिक प्रबल नेसु, ये बताइए किस पाठ से लिया गया है। तो प्यारे बेटा ये आपका महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। महापुरुषा लौकिक प्रभुनेशु बद्धा निशाय, महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में फंसकर अपने लक्ष्य से कदापि विचलित नहीं होते। देश सेवा में अनुरक्त ये युवा उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं बन सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और अन्य राष्ट्र नायकों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दिल्ली में 13वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रूलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने ओजस्वी भाषण से अंग्रेज शासकों को डरा दिया। बहुत बार कारागार जेल में जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। तो आप इस प्रकार इसकी व्याख्या कर सकते थे बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके देखो 2 श्लोक आए थे, आहा क्या शानदार श्लोक आए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता में, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा में बीतता है, मूर्खों का समय लड़ाई झगड़े व सोने में बीतता है। बताइए किस पाठ से लिया गया था, सुभाषित रत्नानी से। तो ये प्रसृतुचारम्येषु विविध कानंदर्मा बाय प्रज्वलिका, ये किस पाठ से लिया गया था, ऋतुवर्णम से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है, तो प्यारे बेटा बताइए इसका अर्थ क्या है, तो ये बताइए किस पाठ से लिया गया है, ऋतुवर्णम। इसका अर्थ क्या है जल्दी बताइए, प्रसृतुचारम्येषु, मैंने बताया था, जल्दी बताइए। विविध प्रकार के सुंदर वृक्ष जंगलों में अति सुंदर लग रहे हैं और वायु वेग से हिलने के कारण वह पत्थरों पर और धरती पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। विक्रंति गाम, गाम माने पृथ्वी पर, विक्रंति माने बिखेर रहे हैं, वायु वेगा वायु वेग से प्रचलित यानी हिलने के कारण पृथ्वी पर क्या बिखेर रहे हैं, पुष्प बिखेर रहे हैं। प्रसृतुचारम्येषु सुंदर लग रहे बेटा, विविध माने अनेक प्रकार के, कानंद माना जंगली, ये सब मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर आए, इन 4 में से आपको एक करना था। चत्वारो वेदा कस्य भाषायां लिखितानि सन्ति, संस्कृत भाषायां लिखितानि सन्ति। हंसपुत्र का पति रूपेण कम अवृणु मयूरः। 10 दयानंद गुरु कहाँ आसीत, स्वामी ब्रजानंद स्वामी। बुद्धस्य पंचशीला सिद्धांत के हैं, कहाँ है बता बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, अस्तेयम और अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह
तो प्यारे बेटा, इनमें से आपको केवल 4 में से 2 ही करने थे, तो मैंने चारों के आपको उत्तर बता। ये बेटा आखिरी क्वेश्चन जो था आपका, बुद्धस पंचशील सिद्धांत, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः और ब्रह्मचर्यम। ठीक है, उसके बाद प्यारे बेटा अगले क्वेश्चन की। उसके बाद बेटा देखो, मैं बार बार कहता था श्रृंगार करुण सर्च पढ़ लो, तो आपका संयुक्त श्रृंगार करुण में से एक की परिभाषा रूपक, उपमा रूपक परीक्षा में हमेशा बोलता था, तो देखो इसमें बेटा रूपक आ गया। चौपाई दोहा सोठा रोला हमेशा बोलता था, तो देखो बेटा इसमें सोठा आ गया। इनमें से आपको एक करना था। उसके बाद निबंध मेरे तकिया कलाम 5 निबंध आपको पता था पहले से ही, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, तो ये आ गया देखो बेटा पर्यावरण प्रदूषण, ये मैं आपको हमेशा बोलता था। नेक्स्ट बेटा आपका ये संधि आई है, इसकी ओर बढ़ती है संधि की ओर। तो भौति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, जल्दी बताइए। भो धन अति, पहला वाला ही सही है बेटा। कश्चित का संधि विच्छेद है। प्यारे बेटा, ये जो कश्चित आपका संधि विच्छेद आया है, इसमें वैसे इसका सही संधि विच्छेद है कश्चित का, कहा धनचित, लेकिन इस वाले चित्र में देखो हलंत नहीं है यार, है ना, लेकिन 90 नहीं 99 100% यही सही है कहा धनचित, लेकिन इस चित्र के ता में देखो हलंत है, तो जिन्होंने ये वाला लगाया है कौन सा, कस धनचित, ये वाला व्यंजन संधि वाला, ये भी सही माना जाएगा, हो सकता है, लेकिन 100% यही डी वाला सही है, लेकिन ये भी सही हो सकता है, माना जा सकता है, क्योंकि उसमें देखो हलंत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा निस्तारणम का संधि विच्छेद है। बताइए निस्तारणम का कौन सा लगाया आप लोगों ने, निदंतारणम, सा वाला इसका बिल्कुल सही है निस्तारणम। अगला है महादेव में कौन सा समास है, तो प्यारे बेटा आपका देखो बहुव्रीहि इसमें आया नहीं, तो आप बिल्कुल सेफ हो गए कि इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है बेटा प्रत्येक में कौन सा समास है, देखो फिर इसमें आपका पहला पद क्या है बताओ, प्रत्येक दिन, तो कौन सा है, अव्ययी भाव समास। प्रत तो उपसर्ग हो जिसकी पहले शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन आया है मुग्धः शब्द में प्रत है, मुग्धः है ना, तो इसमें बेटा कौन सा प्रत है, सा वाला सही है, कथ प्रत है। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि वो ता ढूंढ रहे होंगे, है ना, लेकिन बतब तो है ही नहीं, आप जान रहे, तो भी नहीं है, कत्वा भी नहीं है, तो कथ ही होगा ना। अगला बेटा आया है इसमें कि गंतव्य शब्द में कौन सा प्रत है, तो तव्यत है, क्योंकि तव्य है इनमें, है ना। तो प्यारे बेटा ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आया है कि ये नांग बेकारा, ये नांग बेकारा सूत्र के अनुसार विभक्ति है, तो ये नांग बेकारा तीसरी विभक्ति का सूत्र है, बहुत ही सरल आ गया। षष्ठी शेषे का उदाहरण है बेटा, षष्ठी शेषे, तो आपका ये बिल्कुल सही आ जाएगा इस वाले का। तो बेटा हनुमंते नमः, इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति है। सा प्रीति विद्यालयम गच्छति, इसमें कौन सी प्रीति आया है, द्वितीय विभक्ति। और कर्णिन वधरा, इसमें भी तृतीय, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसीत, ये भी किसने है, षष्ठी शेषे, इससे लगाया इसमें, तो क्लियर षष्ठी शेषे है, उसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, लास्ट में से लगाना। अगला है किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रबंधक लिपिक के पद पर लिखना था, हमने बेटा हिंदी के प्राध्यापक पद पे आपको प्रार्थना पत्र बताया था। अब देखते हैं मैंने जो आपको पेज दिया, तो बेटा ये एक दिन पहले मैंने आपको पेपर बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। तो गद्य में मैंने बताए थे वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल कलाम, क्या बात है, देखो बेटा तीनों आ गए आपके पेपर में, चेक कर लो, ये तीनों आपके जीवन परिचय आ गए। फिर देखो एक भारतेंदु वाला भी आ गया, और सुमित्रानंदन पंत है, और देखो ये नीचे लिखा निराला, आपका थोड़ा सा और खिसका दे रहे, नहीं लिखा कोई बात नहीं, केवल एक ही आया है इसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निबंध हम आपको यही बताते थे, इसमें आपका पर्यावरण प्रदूषण का आ ही गया। उसके बाद बेटा अलंकार हम आपको उपमा ये 6 स्पेशल बताते थे, तो इसमें आपका कौन सा आ गया, रूपक अलंकार आ गया। इसमें रस कौन सा आ गया, श्रृंगार रस भी आ गया और करुण रस भी आ गया, देखो केवल 4 ही बताए थे। और इसमें आपका कौन आ गया बेटा, सोठा आ गया, है ना। और आज से कहानी कौन सी आ गई है, पंचलाइट भी आ गई, और खून का रिश्ता भी आ गई। और उसके बाद बेटा ये देखो, ये आपका जो है ये मुक्ति यज्ञ आ ही गया, हम बार बार कहते थे मुक्ति यज्ञ के बारे में, है ना। फिर उसके बाद आपका जो मैं कहता था कि संस्कृत के इम्पोर्टेंट हैं, तो देखो बेटा ये लिखा आपका आत्मक एवं सर्वज्ञ, यह बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद देखो महामना मालवीय में से भी आ गया आपका, और पद्य में आपका सुभाषित रत्नानी में से आ गया, देखो तीनों पाठ आ गए आपके, 1 2 और 3, यही 3 तो मैंने बहुत पहले लिख दिए थे, है ना बेटा। फिर उसके बाद आपका
इस गद्य में से कौन सा पाठ आ गया? सूक्ति, फूल और निंदा रसी दोनों आ गए, देखो। फिर उसके बाद इसमें आपका कौन सा आ गया? पद्य में नहीं है ना? पद्य में मैं बताया करता था कि वो वाला इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेटा ये दूसरा लिखा दो, क्या कई का अनुताप। इसी पाठ के आपके गीत आए हैं, मैंने कहा था क्या कई का अनुताप गीत, ये वाला अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद प्रार्थना पत्र जो मैंने दिए थे उस पर मैंने लिखा था, ये पैटर्न भी बताया था कि आपको इस प्रकार लिखना है। देखो प्यारे बेटा, ये है निबंध, मैंने पहले ये लिखा, देखो पर्यावरण प्रदूषण, ये आपको भेजी थी निबंध कि आपको ये पर्यावरण प्रदूषण वाले निबंध तैयार कर लेना है ना। और उसके बाद प्यारे बेटा ये जो प्रार्थना पत्र आया, देखो ये मैंने आपको ये पढ़ाया था, हिंदी शिक्षक की पद हेतु प्रार्थना पत्र, उसने केवल लिपिक लिख दिया, तो भाषा सब यही रही थी, हिंदी की जगह आपका लिपिक हो जाता। पैटर्न देखो मैंने बहुत पहले बता दिया था कि आपको ऐसा लिखना है।